रात के अंधेरे समुद्र में जैसे ही एक विशाल फैक्ट्री ट्राउलर अपनी फ्लड लाइट्स जलाता है, तभी असली काम शुरू होता है। ऊपर से देखने पर यह सिर्फ एक बड़ा फिशिंग शिप लगता है, लेकिन डेक पर कदम रखते ही समझ आता है कि ये फ्लोटिंग वर्कप्लेस नहीं बल्कि एक मूविंग डेंजर जोन है। स्टील का पूरा जहाज लगातार लहरों पर झूल रहा होता है। नीचे इंजन रूम की डिफेनिंग आवाज, ऊपर फ्रीजिंग हवा और बीच में दर्जनों क्रू मेंबर्स जो स्लिपरी डेक पर हैवी नेट्स, स्टील केबल्स और हाइड्रोलिक विंचेस के बीच काम कर रहे होते हैं। कमर्शियल फिशिंग को दुनिया की सबसे डेंजरस जॉब्स में गिना जाता है, क्योंकि सिंकिंग, कैप्साइजिंग, फॉल्स ओवरबोर्ड और ऑनबोर्ड मशीनरी इंजरीज इसके सबसे कॉमन मौत के कारण हैं। यहीं से उनकी जिंदगी का सबसे ब्रूटल हिस्सा शुरू होता है। यहाँ टाइम का कोई फिक्स्ड मतलब नहीं रह जाता। जब सोनर पर फिश स्कूल या स्क्विड स्वॉर्म डिटेक्ट होता है, पूरा क्रू तुरंत एक्टिव हो जाता है। कई बार 14 से 18 घंटे तक लगातार काम चलता है और कुछ फिशरीज में इससे भी ज्यादा। स्लीप शेड्यूल टूट जाता है क्योंकि रेस्ट मौसम या बॉडी नहीं, कैच डिसाइड करता है। अगर फिश मिल रही है तो जहाज रुकता नहीं। यही फटीग सबसे साइलेंट किलर बन जाता है। लगातार नींद की कमी बैलेंस, रिएक्शन टाइम और डिसीजन मेकिंग को कमजोर करती है और मूविंग डेक पर यही 1 सेकंड की डिले किसी हाथ, पैर या पूरी जान की कीमत बन सकती है। सबसे ज्यादा सस्पेंसफुल मोमेंट होता है जब जाइंट ट्रॉल नेट पानी में छोड़ा जाता है। ये नेट कई टन वजन का हो सकता है और इसे खींचने वाले स्टील केबल्स इतनी टेंशन में होते हैं कि अगर केबल स्नैप हो जाए तो वो विप की तरह डेक पर किसी इंसान को इंस्टेंटली मार सकता है। कई एक्सपीरियंस्ड फिशरमैन बताते हैं कि डेक पर असली डर समुद्र से कम और गियर से ज्यादा होता है। विंच में ग्लोब फंसना, बूट का रोप लूप में जाना, क्रेन स्विंग का गलत एंगल, इनमें से कोई भी चीज सेकंड्स में आदमी को मशीन के अंदर खींच सकती है। ऑनबोर्ड इंजरीज कमर्शियल फिशिंग डेथ्स का एक बड़ा हिस्सा होती हैं। धीरे धीरे जहाज का प्रोसेसिंग एरिया और भी ज्यादा इंटेंस हो जाता है। मॉडर्न सी फूड फैक्ट्री शिप्स सिर्फ फिश पकड़ते नहीं, उन्हें समुद्र में ही प्रोसेस, फ्रीज और पैक भी करते हैं। पॉलॉक, टूना, स्क्विड या क्रैब जैसे कैच को कन्वेयर लाइंस पर तुरंत भेजा जाता है। वहाँ वर्कर्स नाइव्स, कटिंग ब्लेड्स, गटिंग मशीन्स और फ्लैश फ्रीजर्स के बीच खड़े रहते हैं। टेम्परेचर कई बार फ्रीजिंग पॉइंट के आसपास रखा जाता है ताकि सी फूड फ्रेश रहे। इसका मतलब है कि क्रू को घंटों वेट ग्लव्स, नम फिंगर्स और फ्रोजन सरफेसेस पर काम करना पड़ता है। फिंगर्स कट होना, रिपीटेटिव स्ट्रेन इंजरीज, फिश स्पाइन्स से पंक्चर वुंड्स, एमोनिया रेफ्रिजरेशन लीक्स और कोल्ड बर्न्स, ये सब इस इंडस्ट्री की हार्श रियलिटी है। लेकिन सबसे टेरिफाइंग खतरा तब आता है जब मौसम बदलता है। ओपन ओशन में वेदर फोरकास्ट कभी भी पूरी तरह रिलायबल नहीं होता। कई बार कुछ ही मिनट्स में हवा स्टॉर्म फोर्स तक पहुंच जाती है। 8 से 10 मीटर तक की वेव्स जहाज को साइड से हिट करती हैं। अगर उसी समय डेक पर नेट्स बाहर हों तो शिफ्टिंग लोड शिप की स्टेबिलिटी बिगाड़ सकता है। फिशिंग वेसल्स पर लोड मूवमेंट बेहद डेंजरस होता है, क्योंकि फिश होल्ड के अंदर हजारों किलो कैच एक तरफ शिफ्ट हो जाए तो पूरा जहाज टिल्ट होकर कैप्साइज तक कर सकता है। कमर्शियल फिशिंग फैटेलिटीज में वेसल डिजास्टर्स सबसे बड़ा कारण रहे हैं। इसी दौरान क्रू का मेंटल प्रेशर भी बढ़ता जाता है। महीनों तक जमीन न दिखना, फोन नेटवर्क का ना होना, फैमिली से लिमिटेड कांटेक्ट, वही मेटेलिक कॉरिडोर्स, वही इंजन नॉइज, वही सॉल्टी हवा। ये आइसोलेशन धीरे धीरे दिमाग पर असर डालता है। नए वर्कर्स के लिए पहले 72 घंटे अक्सर मुश्किल होते हैं, क्योंकि सी सिकनेस, उल्टी, डिजीनेस और कांस्टेंट मोशन बॉडी को शॉक में डाल देते हैं। लेकिन इवन आफ्टर दैट मोनोटोनी और फियर का कॉम्बिनेशन कई लोगों को मेंटली ब्रेक कर देता है। कई लोग एक कॉन्ट्रैक्ट पूरा होने से पहले ही छोड़ देते हैं, क्योंकि समुद्र का फिजिकल वर्कलोड जितना कठिन है उतना ही डेंजरस उसका साइकोलॉजिकल आइसोलेशन भी है। फिर आता है सबसे बड़ा सवाल, इतने खतरे के बावजूद लोग ये काम करते क्यों हैं? उसका सीधा जवाब है पैसा, लेकिन वो भी गारंटीड नहीं होता। कई बड़े कैचर प्रोसेसर शिप्स पर वर्कर्स को ट्रिप बेस्ड पे या शेयर सिस्टम मिलता है। इसका मतलब है कि इनकम कैच पर डिपेंड करती है।
कुछ ट्रिप्स में सिर्फ 2 हफ्तों में $2,500 से $4,000 इक्विवेलेंट तक मिल सकते हैं, जबकि प्रॉफिटेबल क्रैब या टूना सीजन्स में एक्सपीरियंस्ड क्रू उससे कई गुना ज्यादा कमा लेते हैं। लेकिन दूसरी तरफ खराब सीजन, ब्रेकडाउन, लॉन्ग ट्रांजिट डेज, नो कैच विंडोज या फ्यूल हैवी ऑपरेशंस अर्निंग्स को शार्पली रिड्यूस कर सकते हैं। इसलिए सैलरी स्टेबल मंथली ऑफिस जॉब जैसी नहीं होती, ये हाई रिस्क हाई वेरिएंस इनकम होती है। कम्युनिटी रिपोर्ट्स में 50 दिनों में बेहद कम कमाई से लेकर उसी अवधि में ह्यूज पेआउट्स तक दोनों एक्सट्रीम्स देखे गए हैं। इसके बाद असली एक्सप्लॉयटेशन वाली रियलिटी सामने आती है। दुनिया के कई रीजन्स में माइग्रेंट क्रूज या इनफॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट्स पर काम करने वाले फिशरमैन को प्रॉपर इंश्योरेंस, पेंशन, हेल्थ कवर या लीगल प्रोटेक्शन तक नहीं मिलती। FAO के मुताबिक बहुत बड़ी संख्या में फिशिंग क्रूज के पास फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं होते। इसका मतलब इंजरी होने पर कंपनसेशन अनसर्टेन हो सकता है। ओशन के बीच अगर किसी का हाथ कट हो जाए, बोन फ्रैक्चर हो जाए या आदमी ओवरबोर्ड चला जाए, इमीडिएट हॉस्पिटल एक्सेस प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल हो जाता है। मेडिकल हेल्प अक्सर ऑन बोर्ड फर्स्ट एड नॉलेज और नियरेस्ट कोस्ट गार्ड रिस्पॉन्स पर डिपेंड करती है। तभी एक और हिडन डेंजर सामने आता है, फटीग प्लस वेदर प्लस मशीनरी का डेडली कॉम्बिनेशन। इमेजिन करिए 16 घंटे से जागा वर्कर डेक पर फिश स्लाइम और आइस की स्लिपरी लेयर ऊपर क्रेन स्विंग कर रही है। नीचे 4 मीटर वेव के साथ शिप अचानक टिल्ट करता है। ऐसे मोमेंट्स में सबसे ज्यादा फैटल एक्सीडेंट्स होते हैं। आदमी का फुट ग्रिप 1 इंच स्लिप हुआ और वो या तो रेल से बाहर या मूविंग केबल के नीचे। कोल्ड वाटर इमर्शन में सर्वाइवल टाइम कई ओशंस में सिर्फ मिनट्स का हो सकता है, इसलिए फॉल ओवरबोर्ड अक्सर रेस्क्यू से पहले फैटल बन जाता है। यही वजह है कि ओवरबोर्ड डेथ्स कमर्शियल फिशिंग में कंसिस्टेंटली मेजर कॉज रहे हैं। कुछ समय बाद रूटीन और हॉरर एक साथ ब्लेंड हो जाते हैं। क्रू के लिए सनराइज भी लग्जरी बन जाता है, क्योंकि कई लोग फैक्ट्री लाइन या नाइट हॉलिंग शिफ्ट में ही लगे रहते हैं। खाने के लिए जल्दी जल्दी मेस हॉल जाना, वेट बूट्स के साथ सो जाना, 4 घंटे बाद फिर अलार्म, फिर वही सायरन लाइक मशीनरी साउंड, यही उनका महीनों का जीवन बन जाता है। शावर लिमिटेड, प्राइवेसी ऑलमोस्ट जीरो और पर्सनल स्पेस एक छोटे बंक तक सीमित। जहाज जितना बड़ा होता है उतना ही ज्यादा वो एक फ्लोटिंग इंडस्ट्रियल प्रिजन जैसा महसूस हो सकता है। फिर भी जब नेट आखिर में ऊपर आता है और उसमें हजारों किलो चमकती फिश, स्क्विड या क्रैब दिखाई देते हैं, उसी मोमेंट पर पूरा जहाज फिर से जिंदा हो उठता है। किसी कैच पर दुनिया के सुपरमार्केट्स, सुशी चेन्स, केन्ड सी फूड प्लांट्स और फ्रोजन फूड इंडस्ट्रीज डिपेंड करती हैं। लेकिन उस सी फूड के पीछे जो असली कीमत छुपी होती है वो सिर्फ फ्यूल या लॉजिस्टिक्स की नहीं होती, बल्कि उन लोगों की नींद, टूटी हुई हड्डियां, मेंटल स्ट्रेंथ और कई बार उनकी जान होती है। और यही वो पॉइंट है जहां समुद्र अपना अगला और भी ज्यादा ब्रूटल चेहरा दिखाना शुरू करता है, क्योंकि जैसे जैसे एक सक्सेसफुल कैच की खबर दूसरे फ्लीट्स तक पहुंचती है, वैसे वैसे कंपटीशन डेंजरस हो जाता है। वही प्रोडक्टिव फिशिंग ग्राउंड्स जल्द ही ओवरक्राउडेड जोन्स में बदलने लगते हैं, जहां लीगल वेसल्स के साथ इलीगल बोट्स, एग्रेसिव ट्रॉलर्स और शेडो फ्लीट्स भी एंट्री करने लगती हैं। अब लड़ाई सिर्फ मछलियां पकड़ने की नहीं रहती, बल्कि टेरिटरी, टाइमिंग और सर्वाइवल की भी बन जाती है। इसी प्रेशर में कई जहाज उन रूट्स की तरफ बढ़ते हैं जहां डीप ओशन शुरू होता है। यहाँ समुद्र ज्यादा खुला, ज्यादा कोल्ड और कहीं ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है। रडार कई बार सब कुछ नॉर्मल दिखाता है, हॉरिजन भी डिसेप्टिवली काम लगता है, लेकिन डीप सी का असली डेंजर इसी इल्यूजन में छुपा होता है। कुछ ही घंटों में लो प्रेशर सिस्टम जहाज के ऊपर टूट पड़ता है। 50 से 60 नॉट तक की हवा मास्ट को झकझोर देती है। डेक पर क्रैशिंग वाटर हर चीज को बहा ले जाने की कोशिश करता है और हल के अंदर तक महसूस होने वाली वाइब्रेशन ये याद दिलाती है कि कॉमर्शियल फिशिंग में वेसल डिजास्टर्स सबसे बड़ा किलर क्यों बने हुए हैं। सिंकिंग, फ्लडिंग और कैप्साइजिंग आज भी इंडस्ट्री डेथ्स का लीडिंग कॉज हैं। फिर समुद्र का सबसे खतरनाक चेहरा सामने आता है, वो मोमेंट जब जहाज पर मौजूद हर इंसान समझ जाता है कि अब लड़ाई सिर्फ कैच की नहीं बल्कि जिंदा वापस लौटने की है। इसी चेओस के बीच सबसे ज्यादा टेरिफाइंग चीज सिर्फ ऊंची लहरें नहीं बल्कि ब्रिज के अंदर जलती वार्निंग लाइट्स होती हैं।
जब स्टॉर्म पीक पर होता है तब क्रू की नजरें हर कुछ सेकंड में नेविगेशन स्क्रीन्स, कंपास हेडिंग और इंजन टेम्परेचर गॉजेस पर जाती रहती हैं। रफ सी में जहाज को वेव्स के सही एंगल पर रखना लाइफ और डेथ डिसीजन बन जाता है, क्योंकि अगर वो थोड़ा भी गलत टर्न हो जाए तो अगली जाइंट वेव सीधा व्हील हाउस के ऊपर क्रैश कर सकती है। इसी दौरान स्टीयरिंग रिस्पॉन्स स्लो पड़ना या रूडर जैम होना सबसे बड़ा नाइटमेयर होता है। एक छोटी हाइड्रोलिक फॉल्ट भी जहाज को वेव्स के मर्सी पर छोड़ सकती है। ब्रिज पर खड़ा कैप्टन हर ब्लास्ट होती हवा के बीच हेडिंग मेंटेन करने की कोशिश करता है, जबकि नीचे इंजन रूम में मैकेनिक्स डिफेनिंग नॉइज और हीट के बीच मशीनरी को अलाइव रखने में जुटे रहते हैं। स्टॉर्म के उस फेज में हर इंसान समझ जाता है कि अब टेक्नोलॉजी और ह्यूमन नर्व्स दोनों का अल्टीमेट टेस्ट शुरू हो चुका है। लेकिन डीप सी डिजास्टर्स का सबसे हॉरिफाइंग फेज तब शुरू होता है जब ब्रिज पर कंट्रोल की आखिरी उम्मीद भी कमजोर पड़ने लगती है। तभी सबसे सस्पेंसफुल विजुअल सामने आता है, अबैंडन शिप ड्रिल का रियल वर्जन। प्रैक्टिस में इमर्शन सूट्स पहनना आसान लगता है, लेकिन फ्रीजिंग स्प्रे, ब्लैकआउट कंडीशंस और पैनिक के बीच वही सूट लाइफ और डेथ के बीच फर्क बन जाता है। स्टडीज दिखाती हैं कि कोल्ड वाटर में लाइफ राफ्ट यूज करने पर सर्वाइवल चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं, लेकिन असली मुश्किल ये है कि कई हादसों में क्रू को सूट प्रॉपर्ली सील करने का टाइम ही नहीं मिलता। जहाज अगर अचानक वॉयलेंट रोल लेकर पलट जाए तो कुछ क्रू मेंबर्स मशीनरी रूम, बंक एरिया या प्रोसेसिंग होल्ड में ट्रैप्ड रह जाते हैं। ऐसे मोमेंट्स में रेस्क्यू सिर्फ मिनट्स का गेम बन जाता है और यही वजह है कि कई फिशिंग वेसल्स कभी पोर्ट तक लौट ही नहीं पाते। धीरे धीरे कहानी सिर्फ मौसम और मशीनरी तक सीमित नहीं रहती। डीप सी फिशिंग का एक मच डार्कर साइड भी है, इलीगल फिशिंग प्रेशर और लेबर अब्यूज। जब फिश स्टॉक्स कम होने लगते हैं, कई फ्लीट्स ज्यादा दूर, ज्यादा लंबे ट्रिप्स और ज्यादा एग्रेसिव शेड्यूल्स पर चली जाती हैं। इसका सीधा असर क्रू पर पड़ता है। रेस्ट आवर्स कम, शिफ्ट लंबी और कैप्टन पर मार्केट प्रेशर ज्यादा। इसी वजह से कई क्रूज 12 से 18 घंटे लगातार काम करते हैं, कई बार सिर्फ 2 से 3 घंटे की स्लीप के साथ। फटीग यहाँ सिर्फ थकान नहीं बल्कि स्लो मोशन डिजास्टर है। डिसीजन एरर्स, रोप मिसहैंडलिंग, रॉन्ग हुक रिलीज और ओवरबोर्ड फॉल्स का सबसे बड़ा कारण। कुछ समय बाद एक और ब्रूटल रियलिटी सामने आती है। हर जहाज पर क्रू की हालत एक जैसी नहीं होती। दुनिया के कई डिस्टेंट वाटर फ्लीट्स में माइग्रेंट फिशरमैन महीनों नहीं, कभी कभी सालों तक लैंड नहीं देख पाते। कई मामलों में उनके पासपोर्ट्स रिक्रूटमेंट एजेंट्स के पास रख लिए जाते हैं, वेजेस होल्ड कर ली जाती हैं और कई बार डेब्ट बॉन्डेज जैसी कंडीशंस बन जाती है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स बताते हैं कि फिशरीज सेक्टर में फोर्स्ड लेबर और ट्रैफिकिंग एक सीवियर ग्लोबल प्रॉब्लम है। रिमोट ओशन लोकेशन की वजह से विक्टिम्स के पास एस्केप या हेल्प का प्रैक्टिकली कोई रास्ता नहीं होता। यही वो जगह है जहां सस्पेंस साइकोलॉजिकल हॉरर में बदल जाता है। इमेजिन करिए, एक वर्कर का हाथ स्नैप्ड लाइन से कट हो गया, आई इंजरी हो गई या फ्रॉस्ट बाइट से फिंगर्स नम हो गई, लेकिन नियरेस्ट पोर्ट सैकड़ों नॉटिकल माइल्स दूर है। मेडिकल रूम में अक्सर सिर्फ बेसिक एंटीबायोटिक्स, बैंडेजेस और पेन किलर्स ही होते हैं। सीरियस इंजरी होने पर भी कई क्रूज को काम जारी रखना पड़ता है, क्योंकि कैच सीजन का हर घंटा पैसे से जुड़ा होता है। डॉक्यूमेंटेड वर्कर टेस्टिमनीज में परमानेंट आई लॉस, ब्रोकन लिम्स और अनट्रीटेड इन्फेक्शंस जैसी घटनाएं सामने आई हैं। कई बार इंजर्ड वर्कर को अलग पोर्ट आने तक बस सरवाइव करना होता है। इसके बाद पैसों की सच्चाई भी सामने आती है। बाहर से सुनने में कॉमर्शियल फिशिंग ल्यूक्रेटिव लगती है। कुछ क्रैब सीजन्स, टूना लॉन्ग लाइन ट्रिप्स या स्क्विड जिगर फ्लीट्स में हाई पे आउट्स मिलते हैं। एक्सपीरियंस्ड क्रू के प्रॉफिट शेयर्स काफी बड़े हो सकते हैं, लेकिन रियलिटी हाईली अनइवन है। अच्छे लीगल फ्लीट्स में प्रॉफिट शेयर सिस्टम रिवॉर्डिंग हो सकता है, वहीं एक्सप्लॉयटेटिव फ्लीट्स में वर्कर्स को महीनों बाद बहुत कम पे मिलती है या कभी कभी वेज विदहोल्डिंग भी होती है। कुछ माइग्रेंट क्रूज ने रिपोर्ट्स में 14+ घंटे डेली वर्क के बदले बेहद लो मंथली इनकम की शिकायत की है। हाई अर्निंग का सपना कई बार हार्श कॉन्ट्रैक्ट रियलिटी से टकरा जाता है। फिर समुद्र का एक और हिडन थ्रेट आता है, पायरेसी जोन्स और हॉस्टाइल वाटर्स। कुछ फिशिंग ग्राउंड्स पॉलिटिकली डिस्प्यूटेड EEZs या पुअरली मॉनिटर्ड वाटर्स के पास होते हैं।
यहाँ कोस्ट गार्ड इंटरसेप्शन, इलीगल फिशिंग एक्विजिशंस, गियर सीजर या आर्म्ड बोर्डिंग तक के केस देखे गए हैं। ऐसे मोमेंट्स में क्रू के लिए डर सिर्फ तूफान का नहीं बल्कि दूसरे इंसानों का भी होता है। नाइट वॉच शिफ्ट्स में हॉरिजन पर अननोन लाइट्स दिखना कई बार नॉर्मल वेसल ट्रैफिक होता है, लेकिन कभी कभी वही लाइट्स कन्फ्रंटेशन की शुरुआत बन जाते हैं। इसी दौरान मेंटल कोलैप्स का फेज शुरू होता है। महीनों तक वही स्टील कॉरिडोर्स, डीजल स्मेल, फिश ब्लड, फ्रीजिंग एयर और मशीन वाइब्रेशन के बीच इंसान की टाइम सेंस टूटने लगती है। सनराइज और सनसेट शिफ्ट्स में खो जाते हैं। कुछ क्रूज के लिए कैलेंडर का मतलब सिर्फ इतना रह जाता है कि कितनी बार नेट्स डिप्लॉय हुए। यही मोनोटोनी और एग्जॉशन कई बार एग्रेशन, फाइट्स, म्यूटिनी लाइक कॉन्फ्लिक्ट्स और क्रू ब्रेकडाउन का कारण बनते हैं। ओशन आइसोलेशन साइकोलॉजी पर सीवियर असर डालता है, स्पेशली जब किसी वर्कर को लगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट के ट्रैप में फंस चुका है। फिर भी हर रात जब फ्लड लाइट्स दोबारा जलती हैं, डेक फिर उसी ब्रूटल रिदम में लौट आता है। हाइड्रोलिक आर्म्स मूव करते हैं, स्टील ड्रम्स घूमते हैं, हुक्स बेट होते हैं और सोनर स्क्रीन पर मूविंग स्कूल्स चमकते हैं। पूरी दुनिया के फ्रोजन सी फूड एजाइल्स, केन्ड टूना शेल्फ्स, सुशी रेस्टोरेंट्स, फिश मील प्लांट्स और लग्जरी क्रैब मार्केट्स इसी अनसीन वर्कफोर्स पर टिके हैं। लेकिन कंज्यूमर को सिर्फ पैक्ड फिलेट दिखती है, उसे वो डेक नहीं दिखता जहां स्लिपरी स्टील पर किसी की रिब्स टूट गई, वो स्टॉर्म नहीं दिखता जिसने 3 क्रू मेंबर्स को लाइफ राफ्ट तक पहुंचने का मौका नहीं दिया, और वो आइसोलेशन नहीं दिखता जिसमें कोई वर्कर 90 दिन बाद पहली बार फैमिली की आवाज सुनता है। आखिर में इस पूरी कहानी का सबसे रॉ सच यही है कि समुद्र में सी फूड पकड़ने वाले ये बड़े शिप्स सिर्फ फिशिंग वेसल्स नहीं, फ्लोटिंग फैक्ट्रीज, डेंजर जोन्स और ह्यूमन एंड्योरेंस टेस्ट्स हैं। यहाँ पैसा है लेकिन गारंटीड नहीं। यहाँ एडवेंचर है लेकिन उसके पीछे छुपा फर्टिलिटी रेट कई इंडस्ट्रीज से कई गुना ज्यादा है। और शायद यही इस पूरी दुनिया का सबसे सस्पेंसफुल सच है। जब अगली बार किसी प्लेट पर फिश, स्क्विड या क्रैब सर्व होता है, तब उसके पीछे सिर्फ ओशन की डेप्थ नहीं बल्कि किसी क्रू मेंबर की टूटी नींद, फ्रोजन फिंगर्स, स्टॉर्म सर्वाइवल ड्रिल और शायद किसी ऐसे जहाज की कहानी छुपी होती है जो वापस लौट आया जबकि कई कभी लौट नहीं पाए। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।